हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज से आप लोगों के 20 डेज बचते हैं और इन 20 डेज में आप लोगों को टारगेट स्टडी करनी है, जो टारगेट मैंने आपको बताया है। साथ में आप लोगों की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज शुरू हो चुकी है। तो चलिए इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जहाँ पे समझ ना आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों की कोई राय हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, उसी में के सिलसिले में उसी सीरीज़ के अंदर ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी की ये हमारी वीडियो है। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आने वाली है। आप इस सीरीज़ को अच्छे से वॉच करते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, तो आप यहाँ से 30 में से आराम से 27-28 स्कोर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है और आपके एस्टेट एग्ज़ाम को पास करवाने में आप लोगों की हेल्प कर सकता है। तो देखिए इस वीडियो को हम किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। ये नई सीरीज़ है, आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो देखिए भाई, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर है 2023 का। इसी प्रकार से मैक्सिमम जितना हो सकेगा हम उतना सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी। विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो समाज से जो वंचित हैं, जो सामाजिक रूप से वंचित रह गए हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, चाहे वो सामाजिक तरीके से हो, चाहे वो भाई उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो उस वजह से हो, यानी वो समाज से पिछुड़ गए हैं, तो उनके लिए जो शिक्षा है वो आपकी सभी को जो मेन स्ट्रीम में जोड़ करके रखती है। तो मेन स्ट्रीम में सभी को एक साथ लेकर के आने की जो भावना है वो आपकी किस में आती है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आती है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे टॉपिक बन जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो बिल्कुल जो 2023 में जो सिलेबस दिया गया था, लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था, 2024 का एग्ज़ाम तो अभी आपका होने को जा रहा है, लेकिन 2023 में जो आपका पेपर हुआ था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ था। एक पेडागोजी को छोड़ करके, जो आपके हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी थी वो नहीं आई थी, उसको छोड़ करके। तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन अलग से टॉपिक दिया गया था और इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन भी आप लोगों के भर भर के पूछे गए थे, चाहे मैं पीआरटी की बात करूं, चाहे टीजीटी की बात करूं, चाहे पीजीटी की बात करूं। और ये जो क्लास है ये आपके तीनों लेवल के लिए ही इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगी। बाकी आपके जो भी और अदर टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए यहाँ पे आया भैया आपका समावेशी शिक्षा। तो जो समावेशी शिक्षा वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है क्या, श्योर है अब की बार भी वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको समावेशी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से आना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला। तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या थी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसके अंतर्गत क्या आता है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो समावेशी शिक्षा है सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने की धारा है, यानी सभी को मुख्य धारा से जोड़ती है। आपकी समावेशी शिक्षा सभी को साथ लेकर के चलती है, चाहे उसमें आपका प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे आपका पिछड़ा हुआ बच्चा हो, सभी को एक साथ लेकर के चलती है। तो देखिए इसमें आगे क्या है, 1880 के लगभग विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग से विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की जाती थी। तो भाई 1880 के आसपास जो अलग से, जिनको अलग से ज़रूरतें होती हैं, जो कॉमन बच्चे नहीं होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन का बंदोबस्त किया जाता था। ये चैरिटी मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पे आपसे 2 फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, SEN और SEND। तो SEN है आपकी स्पेशल एजुकेशन नीड, जो आपके विशिष्ट जो बच्चे होते हैं उनकी नीड क्या होती है। SEND आपका बन जाता है स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑफ डिसेबल्ड, कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी स्पेशल नीड क्या हो सकती है। ओके, तो भाई अब इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अभी आपने देखा भाई 1880 के आसपास जो स्पेशल चाइल्ड होते थे, जिनको अलग से विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती थी, उनके लिए अलग से शिक्षा का बंदोबस्त किया जाता था। उसके बाद भाई 1974 के आसपास एक और एजुकेशन आई, एक और बदलाव हुआ, जिसको नाम दिया गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जिसको क्या नाम दिया गया, एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। यहाँ पे आपका ना हिंदी मीडियम है ना इंग्लिश मीडियम है, सिर्फ आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है।
तो आपको हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगी और इंग्लिश वालों को भी। अब भाई टर्म तो आपको समझनी पड़ेगी, आपका जो समझने का तरीका है उसी प्रकार से। अब मैंने आपको बता दिया कि इसको हिंदी में एकीकृत कहते हैं और इंग्लिश में आपका इंटीग्रेटेड कहते हैं। ये जो स्कीम है आपकी कब आई भाई? 1974 में आई, 1974 में आई। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, IEDC, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, IEDC। तो ये स्कीम भाई कब आई आपकी? 1974 में आई। इस स्कीम के अंतर्गत क्या था भाई? एकीकृत शिक्षा से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताएं वाले बच्चे नियमित विद्यालय में पढ़ते हैं, पर यहाँ उन बच्चों को 24/7 सामान्य बच्चों के साथ नहीं रखा जाता, उन्हें स्पेशल टीचर के साथ रिसोर्स रूम में रखा जाता है। तो देखो भाई, एकीकृत शिक्षा थी, इसमें क्या है कि बच्चे सारे भाई स्पेशल के लिए तो क्या था, अलग से स्पेशल उनका शिक्षा का बंदोबस्त किया गया था। लेकिन 1974 में एक नई स्कीम आई आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आपकी एकीकृत शिक्षा, जिसके अंतर्गत क्या था भाई कि जो विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताएं वाले जो बच्चे थे उनको भेजा तो नियमित स्कूलों में जा रहा था, लेकिन उनको 24/7 सामान्य बच्चों के साथ नहीं रखा जाता था। यानी उनको 24 घंटे जो सामान्य बच्चे पढ़ रहे थे उनके साथ नहीं रखा जाता था, बल्कि उस सामान्य स्कूल में एक अलग से स्पेशल टीचर का बंदोबस्त किया जाता था। जो आपका स्पेशल टीचर होता था उसको एक रिसोर्स रूम मिलता था, जहाँ पे उस बच्चे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उसकी सारी सुविधाएं होती थी। लाइक आपका कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ब्रेल लिपि की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्रेल लिपि वहाँ पे रखी जाती थी। और एक अलग से ट्यूटर होता था जो स्पेशल टीचर होता था, जो स्पेशल ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाता था। तो इस प्रकार से आपका एकीकृत शिक्षा में होता था भाई, सभी के साथ तो है लेकिन वहाँ पे उसको अलग से रिसोर्स रूम में ले जा करके वहाँ पे पढ़ाया जाएगा और स्पेशल टीचर उसको पढ़ाएगा। अब इसकी भाई कमी क्या रही? पहले तो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद आपकी क्या आती है भाई 1880 के आसपास तो आपकी स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन, उसके बाद आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। लेकिन इसके अंदर भी क्या थी भाई? कमियां थी। कमियां क्या थी भाई कि जो बच्चे थे वो अपने आप को संवेदनशील महसूस करते थे, एक वहाँ पे एक कटाव सा महसूस करते थे कि भाई उनको सभी के साथ ना पढ़ा करके अलग से पढ़ाया जा रहा है, अलग से रूम में ले जाया जा रहा है, अलग से टीचर उनको पढ़ा रहा है। यहाँ पर बच्चों के प्रति व्यवस्था व प्रणाली में संवेदनशीलता का अभाव पाया गया। वे एशियन बच्चों को बोझ समझते हैं। तो भाई जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो भी उन बच्चों को एक प्रकार से बोझ सा समझता था। तो ये उसकी कमियां रही। और उसके बाद आपकी आती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या करती है? सभी को एक साथ इकट्ठा जोड़ करके चलती है, मुख्य धारा से जोड़ती है, मेन स्ट्रीम से जोड़ती है। आपकी किस पे आधारित है भाई? समता पर आधारित है। आपकी जो समावेशी शिक्षा है वो किस पे आधारित है? समता पे, ना कि समानता पे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो समावेशी शिक्षा है वो समानता के कंसेप्ट पे आधारित नहीं है आपकी, बल्कि किसके कंसेप्ट पे आधारित है? इक्विटी, इक्वलिटी के पे नहीं, इक्विटी, समता के आधार पर। यानी जिसको भाई जितनी जरूरत है उस हिसाब से देते चलो, सभी को इक्वली मत दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, इक्विटी मीन्स सभी तक शिक्षा को पहुंचाना उनकी जरूरतों के अनुसार। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे दो टर्म आपके सामने आई, एक तो भाई समानता और एक भाई समता। तो जो आपकी समावेशी शिक्षा है, अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि जो समावेशी शिक्षा है वो समानता पर आधारित है या समता पर आधारित है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। समानता को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलिटी और आपकी समता को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विटी। तो जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, ना कि इक्वलिटी के ऊपर। इक्वलिटी में क्या होता है भाई? सभी को बराबर दिया जाता है। लेकिन इक्विटी में क्या होता है भाई? जिसको जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से दिया जाता है। तो समावेशी शिक्षा आपकी समता के ऊपर आधारित है, सभी तक शिक्षा को पहुंचाती है उनकी जरूरतों के अनुसार। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज करना, सभी के लिए अलग अलग आदेश यूज किए जाएंगे यहाँ पे।
इंक्लूसिव एजुकेशन अप्रूव्स डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो आपके डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन को यूज करती है या इंटीग्रेट एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस को यूज करती है। तो आपको ध्यान रखना है आपके डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शंस को यूज करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब भाई आप एक थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसलिए एक डिफरेंसेस को देख लीजिए कि डिफरेंसेस क्या क्या बन जाते हैं आपके इंटीग्रेटेड एजुकेशन में और आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल में स्थान देते थे आपके एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत। विकलांग बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है पड़ोस के स्कूल में स्थान देना, यानी इनको जो स्कूल दिया जाता है वो नज़दीक दिया जाता है। यहाँ पे भाई क्या होता था कि विकलांगों का जो डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन थे उनका पृथक्करण किया जाता था, उनको अलग से नापा जाता था, लेकिन यहाँ पे उनको अलग से नहीं आंका जाता, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। सभी को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उस हिसाब से उन सभी को उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उनको शिक्षा दी जाती है। विकलांग बच्चों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भाषा के आधार पर वंचित बच्चों से पृथक्करण नहीं किया जाता। बच्चों को मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना, शिक्षा व्यवस्था में वांछनीय रूपांतरण ताकि वे बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल बने। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्थाओं को बच्चे के लिए अनुकूल बनाना था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उसी को बच्चे के अनुसार बना दो, ना कि बच्चे को उसके अनुसार बनाओ। क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल किसके ऊपर बल दिया जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर। अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चों को रिसोर्स रूम में, संदर्भ कक्ष में भेजा जाता था, लेकिन यहाँ पे बच्चों की जरूरतों का जो सारा सामान है वो नियमित कक्षा वाले में ही रूम में ही बच्चे को मिलता है। बच्चे की अक्षमताओं को उजागर करती थी आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे बच्चों को कमी महसूस नहीं होने दी जाती, उनको ये नहीं पता लगने दिया जाता कि वे अक्षम हैं। तो ये भाई आपके डिफरेंस हो गए इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर और आपके इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, आपसे ऑप्शन में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना, सभी बच्चे भाई जागरूक हो, सभी एक दूसरे को बराबर समझे, सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ती है, ये इसका मेन उद्देश्य है। शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। कोई भी डिसेबल्ड चाइल्ड हो वो भी अपने आप को कम ना समझे, वो भी आत्मनिर्भर बन पाएगा। सभी बच्चों की भ्रांतियों को, जो भ्रम होते हैं, उनको दूर करती है। असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, ये सारे आपके उद्देश्य हैं समावेशी शिक्षा के। और इसके बाद आता है आपका नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपकी समावेशी शिक्षा है इसका नेचर क्या है, तो इसको देखिए भाई। समावेशी शिक्षा की प्रकृति सभी बच्चों के हक में होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। असमर्थ बालकों को भी समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। यह आपकी प्रकृति है इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि भाई सभी को साथ में लेकर के चलती है। ओके, अब समावेशी शिक्षा की भाई जरूरत क्यों पड़ी? पहले आपकी स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन थी जो आपके 1880 के आसपास थी, फिर आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी जो आपकी 1974 के आसपास थी, लेकिन समावेशी शिक्षा की कहाँ पे जरूरत पड़ी? तो समावेशी शिक्षा की जरूरत भाई क्या किस लिए पड़ी? देखो, सामाजिक एकीकरण को, सभी को एक साथ लेकर के चलने के लिए जरूरत पड़ी भाई। समानता के सिद्धांत हेतु, मानसिक विकास करने हेतु, अधिक व्यय से बचने के लिए, शिक्षा को एक करने के लिए, शिक्षा को एक करना था। और जब अलग से रूम बनाया जा रहा था, एकीकृत शिक्षा में अलग से ट्यूटर लाया जा रहा था, तो क्या होता था, उससे खर्च भी ज़्यादा पड़ता था और बच्चे अपने आप को हीन भी समझते थे। तो भाई ये सब था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। अब अगर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन से, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको गलत नहीं करके आओगे, उसको आप सही ही करके आओगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको करवा दूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था से संबंधित नहीं है? यानी यहाँ पे आपको किसको पढ़ना है? एरिक्सन को पढ़ना है। तो इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे कल। अब इससे समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो आपका और बन जाता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा।
एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती। तो भाई यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, सृजनशील बालक की। तो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो भाई सृजनशील जो बालक होगा, जो क्रिएटिव जो बच्चा होगा, भाई नई नई चीजें करेगा, ठीक है। उसकी जो थिंकिंग होगी, एक आपकी थिंकिंग दो प्रकार की होती है, एक आपकी अभिसारी चिंतन होता है, आपका चिंतन जो होता है, चिंतन वाला टॉपिक भी आपको पढ़ा दूंगी मैं, वैसे पढ़ा भी रखा है पहले भी, लेकिन अभी फिर करवा देंगे। एक आपके अभिसारी चिंतन होता है और एक होता है आपका अपसारी चिंतन, ठीक है। तो अभिसारी यानी आपका कन्वर्जेंट, और जो आपका अपसारी है उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। तो अभिसारी में तो क्या होता है भाई कि मतलब एक बिंदु तक ही सोचते हैं। अपसारी में क्या होता है, कोई एक बिंदु से काफी विचार जाते हैं, ठीक है, कन्वर्ज करता है, ये तो आपका सभी चीजों को एक बिंदु पे ला करके खत्म कर देता है, ये आता है आपका अभिसारी। तो ये सृजनशील बालक की विशेषता नहीं हो सकती, ठीक है। अपसारी चिंतन, उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक पॉइंट से काफी जगह पे जाता है उसका दिमाग, तो भाई ये हो सकती है। तो इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन को पहले आपको देखना होता है कि भाई नोट सीन क्रिएटिव चाइल्ड में नहीं देखी जा सकती। तो भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग तो होती है, अपसारी चिंतन तो होता है। एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, इनके अंदर अतिरिक्त जिज्ञासा होती है, चीजों को जानने की ज्यादा इनको उत्सुकता होती है, बिल्कुल होती है। हाई इमेजिनेशन, उच्च कल्पनाएं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशनल थॉट्स, परंपरागत विचार, यानी उनके जो विचार हैं वो जो पुराने जो रूढ़िवादी जो विचार चले आ रहे हैं, भाई 2 एकम 2 2 दूनी 4, उसी पे रटते हुए चलते हैं आपके जो क्रिएटिव चाइल्ड हैं। तो ये आपका भाई गलत हो जाएगा, परंपरागत विचार वो नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका तो नाम ही आप देखो सृजनशील, क्रिएटिव, तो वो तो नई नई चीजों को करने के बारे में सोचते हैं, ना कि पुराने ढर्रे पे चलते हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नोट पूछा था तो आपका जो आपका क्रिएटिव चाइल्ड है उसके अंदर कन्वेंशनल थॉट्स आपके नहीं होते हैं। 4th ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको कल पढ़ाती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका इंक्लूसिव एजुकेशन तो हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर पढ़ते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। तो यहाँ पे आपको सामाजिक जो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है तो इसको मैं छोटा ही रखूंगी सेशन को, लेकिन आगे जो सेशन लेकर के आऊंगी वो मैं आपके लंबे लंबे सेशन लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भाई देखो क्वेश्चन देखा आपने, किससे रिलेटेड है, आपका सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, यानी आपको समाजीकरण वाला टॉपिक है उसको पढ़ना है। तो मैंने आपको जो ये सीरीज है ये इस प्रकार से तैयार की है कि इसी में मैंने सोशलाइजेशन वाले टॉपिक को भी अटैच कर लिया है, तो इसको भी आपको समझा दूंगी। एक आपसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे बन जाता है, ये तो हो गया। उसके बाद वाइगोत्स्की का बनता है, तो वाइगोत्स्की वाला टॉपिक भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। नेक्स्ट देखो समावेशन का जो हमने पढ़ा था ना, तो देखो समावेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभी हमने इंक्लूसिव वाला किया है तो उसको देख लीजिए। समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है। भाई जो इंक्लूसिव एजुकेशन है मैंने आपको बताया कि सभी को जोड़ करके रखती है, चाहे उसमें कोई वही विशिष्ट बच्चा हो, चाहे उसमें कोई डिसेबल्ड बच्चा हो, प्रतिभाशाली हो, सभी को जोड़ करके रखती है। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है, और ये किसके अंतर्गत बताया गया है, आपके एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और आपका वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी आपके देखो आगे और भी क्वेश्चन है, आगे लंबे लंबे सेशन लेकर के आऊंगी और सारे टॉपिक्स मैं आपको इसी प्रकार से करवाऊंगी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो आप फटाफट से बताइएगा। आपको आपकी इस सीरीज को टिल एग्जाम तक कंटिन्यू करना, ये तो मैंने आपको सिर्फ सीडीपी का करवाया है। इसी प्रकार से हम लोग जो आपकी हिंदी है उसको भी इसी प्रकार से कर लेंगे। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक कर देंगे। इंग्लिश पढ़ेंगे, उसका प्रीवियस ईयर लेकर के चलूंगे और उससे रिलेटेड उस टॉपिक को ही खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सीरीज हम कंटिन्यू करें या नहीं करें, ये टोटली आप पे डिपेंड है, आप लोग बताइएगा। और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ कल आपसे फिर। और हाँ, टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आपको सारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।